रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रहा हूँ सर। Recording in progress. हाँ, सभी के पास जनसंचार का भाव ठीक ठाक आ रहा है जी। जी। किस भाव से हम विचार करते हैं जनसंचार का, टेक्नोलॉजी का? कल चर्चा हुई थी। बता सकता है जनसंचार का विचार हम कहाँ से करते हैं? आप मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं? अभी हम सभी आपको सुन ही पा रहे हैं, सुन ही पा रहे हैं जी। तो इसीलिए जो करण का विचार, करण यानी श्रवण इंद्रिय से आप हमें सुन पा रहे हैं, और कान का विचार आप कौन से भाव से करते हैं? तृतीय भाव से। तृतीय भाव से। तो कौन से भाव से आप देखेंगे जनसंचार का? तृतीय भाव से। तृतीय भाव से। और इसके साथ ही यदि आप देखने सुनने के साथ साथ देख पाए तो कौन सा भाव पुष्ट हो जाएगा आपका? देख भी पाना। दृष्टि, नेत्र। ये द्वितीय भाव से। द्वितीय भाव से मतलब बिल्कुल दृश्य यानी नेत्र के साथ आप कर्ण का विचार कर रहे हैं। हाँ हाँ। मतलब दोनों भाव ही अभी तक पुष्ट नहीं है, अभी शायद हो रहा है ना? और कल के विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो किसी का, पहले उस पर चर्चा कर सकते हैं 1 मिनट, फिर आगे चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न है भावों से संबंधित? द्वादश भावों के विषय में हम पढ़ रहे थे, जिसमें 6 भाव पढ़ चुके थे, उनसे विचारणीय विषय हम पढ़ चुके थे, विषयों का बोध हम कर चुके थे। में किसी को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, इसी तरह का कोई प्रश्न हो, शैक्षिक हो, फलित के संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। तो किसी को कोई किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है, ऐसा समझें। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज स्पष्ट। हाँ, जोर से बोलिए। जो आपने बताई भाव जी, तो इनके जो स्वरूप और परिचय आपने बताया, तो उससे सीधा फलित कर सकते हैं। ये फलित करने का आपका पहला सिद्धांत है, ठीक है। जैसे हमने कल भी बार बार यही चीज कही थी कि आपको फलित करने के लिए एक आधार बनाना पड़ता है। तो उसका आधार क्या था? हमारे पास सबसे पहला जो आधार था वो था आपके पास काल पुरुष। काल पुरुष में आपने दूसरे विषय को रखा, जिसमें आपने उसमें 12 राशियों को स्थापित किया। 12 राशियों को रखने के बाद में आपने ये देखा कि वो 12 राशियां जो हैं काल पुरुष के किसी न किसी एक अंग को वो उसका प्रतिनिधित्व वहां पे कर रही है। कोई भी एक राशि, जैसे मेष राशि काल पुरुष के सिर को दर्शा रही है, हाँ, वृष राशि उसके मुख को दर्शा रही है। तो काल पुरुष के ऊपर जब राशियों को आपने कल्पित किया, उसके बाद राशियों के साथ साथ आपने भाव भाव की बात की। मतलब वो भाव क्या है? वो भाव जो है वो जिनको बोल सकते हैं कि फिक्स हैं, वो जिनको परिवर्तन नहीं होता है। राशियां क्या हैं? राशियां वहां पे कभी आप देखेंगे किसी का लग्न है वो परिवर्तन हो सकता है, सभी का लग्न एक जैसा नहीं होता है। 1 से 12 तक वो चक्र जो है वो भ्रमण करता है, लेकिन भावों का जो फल है वो आपको स्थिर मिलेगा। तो फलित का जिसको हम बोल सकते हैं कि एक मूल है, वो मूल सिद्धांत है जिससे आपको फलित करने में आपको इस सिद्धांत को लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद आपके भावों के साथ उसमें बैठी हुई राशि के विषय में भी चर्चा होगी। उसके बाद आपके भाव उसमें राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसकी बात होगी। कल किसी ने दृष्टि की बात भी की थी, तो उस विषय के ऊपर भी आएंगे। और
जैसे जैसे ये विषय जुड़ते चलते हैं तो उसी से हम फलित की ओर बढ़ते हैं। फलित करना वो एक अंतिम चरण है। अभी हम शुरुआती चरण में इसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो छठे भाव तक हम विचार कर चुके थे और अभी हमें विचार करना है सप्तम भाव से। छठे भाव तक किसी का कोई भी जैसे विषय हो उसके विषय में कि कैसे क्यों वहाँ विचार कर रहे हैं तो बता सकता है, नहीं तो हम आगे विषय को प्रारंभ करें। गुरुजी मैं ये जानना चाहती हूँ, छठे भाव में जो भी ग्रह होगा तो वो हमेशा अपयश ही देगा क्या? दुख और अपयश? देखिए वैसे तो क्या कहते हैं कि यो यो भावी भावः स्वामी दृष्टो, जो जो भाव जिस विषय का बोध करवाता है, मतलब जिस विषय का वो कारक है जो भाव, तो वह उससे संबंधित फल देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छठा भाव जो है वो शत्रु का भाव है, रोग का भाव है। तो प्रायः हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अशुभ फल ही उसमें देख रहे हैं। लेकिन क्या होता है, एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, उससे शायद आपको स्पष्ट हो जाए। आप गणित करते हैं, गणित में जब आप दो नकारात्मक मतलब माइनस और माइनस करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, नेगेटिव और नेगेटिव को जोड़ने पर पॉजिटिव हो जाता है। प्लस माइनस करने पे क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि जब कोई यहाँ पे अभी भावों की शुभता और अशुभता, कुछ भाव जैसे कल आया था कि त्रिकोणेश जो होते हैं वो सदैव शुभ देते हैं। जो आपके छठा भाव, आठवां भाव और बारहवां भाव ये सदैव अशुभ फल देते हैं। तो ये क्या दर्शा रहे हैं कि कुछ आपके शुभ फल देने वाले मतलब वो सदैव शुभ फल देंगे, लेकिन यदि शुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में चला जाए तो वो उसकी शुभता को कम कर देगा। अशुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में चला जाए तो वो उस शुभ भाव के फल को कम कर देगा। तो इस तरह से ये माइनस माइनस और प्लस माइनस वाला ये लॉजिक आपका वहां पे काम करता है और इसी से हम आगे फल के अनुपात को ग्रहण करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो अशुभ भाव का स्वामी है वो कहीं भी बैठ जाए तो अशुभ ही करेगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहां पे हमें अनुपात देखना होता है। एक ग्रह है, दो ग्रह हैं, आप बहुत सारे ऐसे योग देखते हैं कि कभी दो ग्रहों का योग होता है, कभी 3, 4 अथवा 5 ग्रह, पंचग्रही योग भी कभी कभी बनते हैं। तो इस तरह की जब स्थिति बनती है तो वहां पे फल में भी वहां पे परिवर्तन आप देखते हैं और उसमें जातक के लिए व्यक्तिगत फल भी अलग रहेगा और समष्टिगत फल भी अलग रहेगा। तो इस तरह से एक विस्तारित विषय है। पहले हम विषयों को जान ले कि हमें कहाँ से क्या विचार करना है, तो उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे आपके छठे 7वें भाव के बारे में। 7वें भाव के बारे में कोई कुछ जानता है कि अभी तक? भाव होता है ना गुरुजी, वो जाया भाव। जाया का मतलब क्या होता है? पत्नी। पत्नी। और क्या विचार करते हैं इससे? पत्नी को साझेदारी, पार्टनरशिप है ना, कहते हैं ना लाइफ पार्टनर। तो पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो साझेदारी चाहे जीवन में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो साझेदारी का विचार भी हम कहाँ से करते हैं? सप्तम भाव से करते हैं। विनोद सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो विनोद सर। हाँ अभी, हाँ ठीक है। साझेदारी के अतिरिक्त क्या क्या विचार कर सकते हैं? अब इसके सामने वाले भाव को आप देखिए, इसके सामने ठीक कौन सा भाव है सप्तम भाव के सामने? प्रथम भाव। प्रथम भाव को क्या क्या कहते हैं आप? तनु भाव, शरीर का भाव। और लग्न? हाँ, लग्न भाव। उदय भी कहते हैं। उदय मतलब
उदय भाव लगन को कहते हैं। क्यों कहते हैं कि वहां पे आपके जन्म के समय में जो राशि उदय होती है उसी को आप लगन मानते हैं, है ना। तो वो उसको उदय भाव भी कहते हैं। तो उदय जहाँ पे उदय होता है उसके ठीक 180 डिग्री पे क्या होगा? अस्त। एक तो अस्त होगा। तो अस्त का भाव कौन सा हुआ? सातवां। सातवां भाव हुआ। मतलब जिस भाव से हम जो विचार कर रहे हैं, जैसे आकाश हमने कहा था दसम भाव को, तो आकाश के ठीक सामने मैंने चतुर्थ भाव आपका पाताल हो जाता है। और एक और चीज है, आपका जो सातवां भाव है उसमें संज्ञा दी गई, और वो संज्ञा क्या थी? केंद्र आदि संज्ञा। मतलब जो बिल्कुल सेंटर की बात आई, केंद्र की बात आई। तो चाहे वो खगोल की बात हो, पृथ्वी की बात हो, पृथ्वी को ही हम केंद्र मान करके यहाँ पे पूरी जितनी भी गणना कर रहे हैं, चाहे हम सूर्य को चला रहे हैं, बुध बृहस्पति मंगल इत्यादि को, जो भी ग्रह कक्षा क्रम है, जो दो तरह के कक्षा क्रम है आपके ज्योतिष में, एक भारतीय मत है और एक पाश्चात्य मत है। तो पाश्चात्य मत में सूर्य को केंद्र में माना गया है, और जो भारतीय ज्योतिष है उसमें पृथ्वी को केंद्र में माना गया है। उसका एक कारण है, क्योंकि हम जहाँ पे स्थित रहते हैं, जहाँ पे हमारा स्थान है, उसी को केंद्र मान करके हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी गणना करते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आप बस में यात्रा करते हैं अथवा हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, तो आपके लिए स्थिर क्या हुआ? आपके लिए वही जिस साधन में आप चल रहे हैं, जहाँ पे आप स्थिर हैं, वही आपके स्थिर हुआ, वही आपके लिए आपको स्थिर मानना पड़ेगा। और वहीं से आप देखते हैं कि वहां से आप जब बस में जा रहे हैं तो आपको वृक्ष हैं आसपास, कोई भी मार्केट है तो वो पीछे जाते हुए दिखा देती। इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये इस सिद्धांत को बताती है कि जहाँ पे आप स्थित हैं वहीं से आपको उसके सापेक्ष आपको गणना करना है। मतलब पृथ्वी के ऊपर है तो पृथ्वी के सापेक्ष आपको गणना करना है। दिन रात की व्यवस्था आपको पृथ्वी के अनुरूप देखना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो वहाँ हम खगोल में भी हम पूरी तरह से क्या करते हैं, खगोल का अध्ययन तो हम वहाँ पे जाके नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी को केंद्र मान करके और सभी ग्रहों को हम अपने चारों तरफ उनका जो कक्षा क्रम है उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उस सिद्धांत के अनुरूप हम फलित का विधान करते हैं। ठीक है। तो सातवें क्रम में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, तो सातवें क्रम में एक पत्नी का भाव सातवें भाव को कहा गया है, साझेदारी का भाव उसको कहा गया है, व्यवसाय का भाव भी उसको कहा गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको पाराशर ने कहा है, बृहद पाराशर एक ज्योतिष का ग्रंथ है। तो उसमें एक मत आता है कि जो आत्म यानी जो स्वयं की मृत्यु का विचार है, वो भी आप कहाँ से करते हैं, सप्तम भाव से करते हैं। ठीक है। इसका एक कारण ये भी है, जैसे लग्न है तो लग्न का जो लग्न क्या है, शरीर वर्ण चिन्हायुर व्योमानम सुखा सुखम, ये श्लोक आपने कल देखा था कि लग्न से आप शरीर का विचार कर रहे हैं, वर्ण का विचार कर रहे हैं, आयु का विचार कर रहे हैं, सुख और दुख का विचार कर रहे हैं। तो इसके ठीक सामने जब आप शरीर आयु का विचार कर रहे हैं, तो ठीक उसके उस शरीर की मृत्यु का विचार आपको उसके ठीक सामने करना है। अब इसको एक और चीज कहते हैं, मार्क के बारे में आपने सुना, मार्क भाव के बारे में, मार्केश के बारे में आपने सुना होगा, सुना है कभी मार्केश के बारे में? तो ये मार्क क्या होता है आपकी परिभाषा में, कोई जानता है? हाँ, विनोद सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, मृत्यु अथवा मारक यानी मारने वाला। तो मारने वाला क्यों हम सप्तम भाव से इसका विचार करें? और एक और भाव है मारक, द्वितीय भाव। तो मार्क से जो मार्केश और मार्क की जो बात आती है, तो द्वितीय और सप्तम को ही हम क्यों मार्क का विचार कर रहे हैं। तो इसको अभी लिख लीजिए, जब 12 भाव के बाद चर्चा होगी तो इसके बारे में विचार करेंगे, क्योंकि इसका संबंध जो है आपके 8वें भाव से और आपके लगन भाव से है। ठीक है। तो 7वां भाव, 7वें भाव से आपको क्या क्या विचार करना है, पत्नी का विचार करना है, साझेदारी का विचार करना है, व्यवसाय का विचार करना है, और जातक की जो स्वयं की अरिष्ट है,
हाँ, यानी अरिष्ट कहते हैं अशुभ को, अथवा मृत्यु, उसका विचार, स्वयं की मृत्यु का विचार भी उसको सप्तम भाव से करना है। उसके बाद अभी इसका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, हेलो विनोद सर। कोई बात नहीं, मैं जैसे ही दूसरी आईडी से पोस्ट होता हूँ तो आपको पीपीटी शेयर करता हूँ, तब तक हम ऐसी चर्चा करेंगे। तो सप्तम भाव से एक और चीज हम विचार करते हैं। जैसे सप्तम भाव, देखिए ये भावों की जब बात आती है तो आपकी चाहे जन्म कुंडली हो अथवा प्रश्न कुंडली हो, कोई भी कुंडली हो, तो उसमें प्रश्न कुंडली में कुछ विषय ऐसे आते हैं, जैसे कोई प्रश्न करता है कि किसी की कोई वस्तु गुम हो गई हो, चोरी हो गई हो, तो उसका विचार जब हम करेंगे तो वो भी हमें कहाँ करना है, सप्तम भाव से करना है। क्यों करना है, सप्तम भाव से क्यों करना है? अभी बात हुई थी उदयस्त की, जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है, सूर्य, आपने गुरु अस्त शुक्र अस्त के बारे में सुना होगा कि गुरु अस्त होते हैं, शुक्र अस्त होते हैं, कब होते हैं और कैसे होते हैं, पता है किसी को? धर्मशास्त्र में इसका बड़ा विचार किया जाता है। गुरु अस्त होने पे आप शुभ कार्य इत्यादि सब वर्जित हो जाते हैं। क्यों? बृहस्पति तो उसमें भी रहते हैं ना आकाश में। हाँ समान अंश जी, या उनके जो निश्चित अंश है उनकी दूरी। देखिए, हाँ, सीधी सी बात है कि आप 1000 वाट का जब बल्ब लेते हैं और उसके सामने जब 10 या 15 या 20 वाट का बल्ब जलाते हैं, तो 10 या 20 वाला आपको क्या होगा, उसका प्रकाश जो होगा आपके लिए शून्य हो जाएगा, है? मतलब जो ज्यादा प्रकाश वाला है वही आपको क्या होगा, दिखाई देगा। तो जब सूर्य के पास उसके कुछ अंश निर्धारित होते हैं प्रत्येक ग्रह के, और प्रत्येक ग्रह जो पंचतारा ग्रह है, पंचतारा मैंने आपके मंगल से लेकर शनि तक, ये सभी अस्त होते हैं, ठीक है। तो वो सूर्य के पास जाने पे वो ग्रह क्या होता है, अस्त हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको देख नहीं पाते हैं। वही चीज यहाँ पे हो रही है, मतलब कोई चीज अस्त हो जा रही है, अस्त मतलब क्या, आपकी दृष्टि से ओझल हो जा रही है। अब सूर्य रात्रि में अस्त होते हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो सूर्य है ही नहीं, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कोई वस्तु जब नष्ट हो जा रही है अथवा कोई वस्तु जैसे गुम होने की स्थिति की जो बात है, तो उसका मतलब ये है कि वो आपकी दृष्टि से ओझल हो चुकी है, मतलब इसीलिए वो अस्त हो चुकी है। तो अस्त हुई वस्तु का विचार भी आपको कहाँ से करना है, सप्तम भाव से करना है। क्लियर? उसके बाद मार्ग और यात्रा का विचार, ठीक है। मार्ग और यात्रा का विचार भी, कल भी एक भाव से हम यात्रा का विचार किए थे। कौन सा भाव है वो? कल यात्रा का, लघु यात्रा, छोटी यात्रा की बात आई थी। तीसरा भाव, तीसरे भाव से, है ना, तीसरे भाव से हमने यात्रा की विचार किया। अब बोल रहा है कि अब सप्तम भाव से भी आप यात्रा का विचार कर सकते हैं, मार्ग का विचार कर सकते हैं। अब देखिए, लगन से कितना दूर हो रहा है वो, तीसरा भाव क्या है, बिल्कुल पास में है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो 90 अंश पे आपको 90 के लगभग 30 अंश का यदि एक भाव हम मान लेते हैं, कल्पित कर लेते हैं, तो ठीक वहां पे 60 से 90 के बीच में आपको वो दिखाई देगा। तो वहां पे बोल रहा है कि वो जितना लगन के पास है उतनी ही कम यात्रा वो करवाएगा, उतने ही डिस्टेंस की यात्रा वो कम वहां पे करवाएगा। जब हम सप्तम से यात्रा का विचार कर रहे हैं तो हो सकता है अपने स्थान से वो थोड़ा दूर उसको लेके जाए, मतलब जो जातक है वो उसकी थोड़ी अपने स्थान से, अपने गांव, अपने शहर से दूर थोड़ा उसको बाहर लेकर के जाएगा। इसके बाद आते हैं, एक पाराशर का एक और मत आता है कि सप्तम भाव की जब बात आती है तो जायाम अध्व प्रायणम पदाप्तिम, हाँ, पद की प्राप्ति भी यहाँ पे सप्तम भाव से विचार कर लेते हैं, ऐसा पाराशर ने कहा है। और
एक जो अभी बात आई थी अपनी मृत्यु की, तो उसके बारे में मरणम च स्वदेहस्य, मरणम, मरणम यानी मृत्यु, हाँ, मृत्यु यानी नष्ट होना। तो किसका नष्ट होना? तो बोल रहा है अपने देह का नष्ट होना। क्यों? क्योंकि अपने देह का हम विचार कहाँ से कर रहे हैं? सप्तम भाव से कर रहे, लगन से कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे उसके ठीक सामने बोल रहा है कि अपना देह क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। मतलब जिस चीज को हम पूरब में उदित होता देख रहे हैं, तो उसी चीज को हम सामने ठीक उसके अस्त होता देख रहे हैं। इसलिए अस्त भाव से हम अपने देह का नाश नहीं जानना चाहिए। मतलब जो मार्ग वाली बात आती है, वो क्यों आती है, उसका दूसरा कारण है, उसको आगे देख। एक और जातक पारिजात का मत है जिसमें आगमन की बात भी आई है। अब हो रहा है कि यात्रा की बात यदि आप कर रहे हैं, तो आगमन की भी आपको करनी है सप्तम से। ऐसा नहीं कि वो सप्तम से सिर्फ यात्रा अपने घर से दूर ही जा रहा, तो कब उसका आगमन होगा। और आगमन और प्रवास की बात जो है, वो आप अधिकतर देखते हैं प्रश्न कुंडली। इसके लिए एक ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, 56 श्लोक का षट पंचाशिका। षट पंचाशिका जो ग्रंथ है, उसमें पूरा आपको प्रश्न शास्त्र ही उसको कहा गया है। प्रश्न जो जो होते हैं जातक, उनके बारे में बताया है। तो उसमें प्रवास का प्रश्न है कि उसके आगमन की बात है, ये प्रवासी जो है, जो घर से दूर गया है, वो कब आएगा, कैसी स्थिति में है। तो इस तरह के प्रश्न, मतलब आगमन की जो चर्चा होगी, तो उसमें मुख्य रूप से हम सप्तम भाव को केंद्र मान करके उसमें विचार करेंगे, उसमें फलित को देखेंगे। इसके बाद अष्टम भाव के बात आती है। तो अष्टम भाव जो है, देखिए अष्टम भाव जैसे चर्चा हुई थी 6, 8 और 12, ये 3 भाव जो हैं सदैव सदैव उनका जो फल है वो अशुभ ही रहता है। लेकिन ये शुभ भी हो जाते हैं। कैसे? तो जब ग्रहों योगों की बात आती है अथवा राशि की बात आती है, और एक और चीज मुख्य विषय है भावेश। अभी तक हम सिर्फ भाव की बात कर रहे हैं, और आगे अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते अभी कक्षा के हम भावेश तक जाएंगे। तो वो उसके आधार पे आप इन भावों के फल में परिवर्तन देखना भी शुरू कर देंगे। तो अष्टम भाव से क्या बोल रहे हैं? मृत्यु चिरंतनम द्रव्य। मृत्यु का विचार आपको कहाँ से करना है? बोल रहा है कि आपको अष्टम भाव से करना है। और चिरंतनम द्रव्य मृत वित्तम रणो रिपु। और जो नष्ट हुआ धन है, नष्ट हुआ धन कैसा? तो जैसे आप किसी को पैसा दिए, उधार दिए, कोई द्रव्य दिए, तो और वो आपको देने की स्थिति में नहीं है, या बहुत समय तक वो आपको दिया नहीं, तो उसको आपको मृत प्राय मान लेते हैं। तो इस तरह के जो द्रव्य है, जो धन है, उसका विचार आपको अष्टम भाव से करना है। और मृत वृत्तम, और एक और चीज है मृत वृत्तम, यानी पुराना द्रव्य, बहुत पुराना द्रव्य है, धन की बात है, तो वो भी आपको। अब द्रव्य में बहुत सारी चीजें आती हैं। द्रव्य का मतलब सिर्फ आपकी करेंसी से नहीं है, पैसा से नहीं है। वहाँ पे आपके घर में रखा हुआ सोना, चांदी, आभूषण इत्यादि, ये सब चीजें जो हैं, जो कीमती चीजें हैं, आभूषण इत्यादि, ये भी द्रव्य में आता है। तो बोले पुराने द्रव्य का विचार भी आपको अष्टम भाव से करना है। एक और चीज है, बोले दुर्ग स्थान। दुर्ग स्थान मतलब और संग्राम, युद्ध का विचार है, युद्ध का विचार। आज जैसे अभी आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कुछ देशों में क्या हो रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई, तो वहां भी आप अष्टम भाव से विचार कर सकते हैं। लेकिन नियम ये होना चाहिए कि वहां पे आप उनसे कुंडली देखें। आपने त्रिस्कंद ज्योतिष के जो द्वितीय कक्षा हुई थी आपकी, उसमें 3 स्कंद के बारे में आपने सुना होगा। ज्योतिष के 3 स्कंद कौन कौन से हैं? होरा, संहिता और होरा, सिद्धांत, संहिता, होरा। जैसे अभी आप पिछली कक्षा में गणित पढ़ रहे थे, है ना, पंचांग देख रहे थे, और आकाश में जब ग्रहों को देख करके आप पहचान लेते हैं ये अमुक ग्रह जो है अमुक राशि में है, अमुक नक्षत्र में है, तो वो क्या है? वो सिद्धांत है। और होरा, जब आप व्यक्तिगत किसी की कुंडली का फलादेश कर रहे हैं, तो वो होरा शास्त्र का कहा जाएगा। और जब संहिता मैंने समष्टिगत, मतलब किसी देश, किसी प्रदेश, किसी स्थान, किसी गांव
किसी नगर के बारे में आप बता रहे हैं, किसी समूह के बारे में आप बता रहे हैं, तो वहां पे आपको संहिता ज्योतिष में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप एक कुंडली बनाते हैं या अथवा दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति को देख रहे हैं या भविष्य में होने वाली स्थिति को आपको देखना है कि किस देश में युद्ध की स्थिति बन सकती है। अब दुर्ग की जो बात आई है, तो पहले जब युद्ध होते थे तो जब कोई एक राजा किसी दूसरे राजा के दुर्ग पे वो अपना अधिकार कर लेता था, तो जो सामने वाला था उसको क्या मान लिया जाता था कि वह पराजित हो चुका है, ऐसा ही होता था। है? तो ये दुर्ग की जो बात है, मतलब वहां पे और जो राजा यदि कोई अपने राज्य में ही हार जाए तो उसको भी क्या होता है, वो भी मृत्यु के तुल्य होता है उस राजा के लिए। ठीक है, क्योंकि राजा का कर्म क्या है, वहां पे राजा का कर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, तो उसमें वो जब विफल हो जाता है तो वो भी उसके लिए मृत्यु तुल्य है ना। मृत्यु का अर्थ सिर्फ यहाँ पे शरीर का नष्ट होना ही नहीं है। कोई मान सम्मान युक्त कोई व्यक्ति है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई लांछन इत्यादि लग जाता है, किसी तरह के कोई उसमें उसके यश की हानि हो जाती है, समाज में उसको निकृष्ट कर दिया जाता है, तो वो भी उसके लिए क्या है, मृत्यु के तुल्य है। और बहुत सारी परिभाषाएं हैं प्रत्येक धर्म के लिए, वहां पे वर्ण के आधार पे भी क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं। तो मृत्यु का अर्थ सिर्फ वहां पे शरीर का नष्ट होना नहीं है, वहां पे मृत्यु का अर्थ वहां पे अपने जो उसके स्तर है उससे नीचे हो जाना भी मृत्यु के तुल्य माना गया है। और मृत्यु तुल्य कष्ट यानी दुख इत्यादि होना भी उसके लिए एक मृत्यु तुल्य कष्ट के बारे में उसके बराबर माना गया है। तो द्रव्य और दुर्ग की बात हुई, तो दुर्ग में बोल रहा है कि संग्राम की आप जब बात करेंगे किसी दो व्यक्ति के बीच में, दो देशों के बीच में, दो गांव के बीच में, दो नगर के बीच में जब रण युद्ध इत्यादि की स्थिति को देखना है, तो आप वहां पे अष्टम भाव को ध्यान में रखेंगे। अष्टम भाव से आपको विचार करना है। फिर परिवारों मनोव्यथा, परिवार कुटुंब का विचार भी आपको कहाँ से करना है, अष्टम से करना है। क्यों करना है अष्टम से? अभी तक हम कुटुंब का विचार कहाँ से कर रहे थे, परिवार का विचार द्वितीय भाव से, दूसरे भाव से। क्यों कर रहे थे द्वितीय से? क्योंकि वो लग्न से बहुत पास है। लग्न से पास है, तो यहाँ किसके पास है, यहाँ किसके पास है? सप्तम के पास। सप्तम भाव कौन सा हुआ? मुख्य रूप से जाया भाव उसको कहते हैं, पत्नी का भाव उसको कहते हैं, तो पत्नी का भी कोई परिवार है ना, है? तो इसीलिए बोला कि यहाँ भी आपको परिवार का विचार जो है सप्तम भाव से करना है, कुटुंब का विचार आपको अष्टम भाव से करना है। फिर हो रहा है मनोव्यथा, मन की व्यथा। मन की व्यथा को भी आपको अष्टम भाव से देखना है। सबसे ज्यादा जब मनो का जो अरिष्ट या मन की जो चंचलता होती है वो चंद्रमा के अष्टम भाव में आने पे होती है ना। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना सबसे ज्यादा अरिष्ट कारक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पूरी तरह से जो मन की व्यथा है, मानसिक जो मन की जो स्थिति है वो पूरी तरह से जातक के हिल जाती है, इसलिए वो बड़ा उसको अरिष्ट कहा गया है ना। हाँ, तो उसके बाद ये तो अब पाराशर के मत में क्या कहते हैं? पाराशर कहते हैं आयु रणम रिपुम चापी उदे चैवांकरादिकम गत्य उनकादिकम सर्व पश्य रंध्र विचक्षण। अब इस भाव को एक और संज्ञा दी गई, रंध्र। रंध्र क्या होता है? रंध्र हाँ, छेद होता है। ठीक है, अब बोरा की रंध्र क्यों कहा? तो इसमें देखिए, जब अष्टम भाव को बोरा की रंध्र है, क्या कर रहा है? एक आप अपनी मुट्ठी में रेत ले लीजिए, हाँ, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो रेत आपके हाथ से फिसलती जाएगी, है ना। तो बोरा की आयु का क्या कर रहा है? ये क्षय कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको मृत्यु भाव भी कहा है, आयु का क्षय भी कर रहा है। आयु का विचार भी इससे हम कर रहे हैं और मृत्यु का विचार भी इससे कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जहां से जातक का जन्म हुआ, मतलब आयु कहाँ से हम मापते हैं? कि जब से जन्म से मापते हैं,
कि इतने दिन का हुआ, इतने मास, इतने वर्ष का हो चुका है जातक, और जब मृत्यु पर्यंत उसकी जो समय रहता है उसको हम उसकी आयु कहते हैं। तो बोल रहा है कि उसका जो क्षय करेगा, उसका जो उसको जो क्षीण करेगा आयु को, तो वही आपका भाव जो है अष्टम भाव होगा। उसी से आप आयु का और उसी से आप मृत्यु का विचार भी करते हैं। ठीक है। अब एक और भाव था जिससे आपने आयु का विचार किया था। एक और भाव है, कल पढ़े थे उसे, तृतीय भाव से। ठीक है ना। तृतीय भाव से आप आयु, तृतीय भाव से भी आप क्या करते हैं, आयु का विचार करते हैं। अभी तक ये तृतीय भाव और अष्टम भाव को ये लिख लीजिए। इसका एक मार्ग के विषय में जो चर्चा होगी इन्हीं दोनों विषयों के आधार पे होगी आगे। तो बोल रहे हैं कि हाँ, एक और चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि गति उनका अधिकम सर्व पश्येत रंध्रात विचक्षण, कि आपका जो पूर्व के जो जन्म है ना, पूर्व के जो जन्म है और अग्रिम जन्म है, उनके बारे में भी आपको कहाँ से जानना है, उनको भी आपको बोल रहा है कि आपको अष्टम भाव से जानना है। क्यों जानना है? तो सीधी सी बात है कि आप पूर्व जन्म की बात कब करते हैं, बताइए। पूर्व जन्म का कंसेप्ट कहाँ से शुरू होता है जातक के साथ? जन्म से पहले या जन्म के बाद? जन्म के बाद। जन्म के बाद होगा। हाँ, और अग्रिम जन्म का कंसेप्ट कहाँ से शुरू होगा? मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद। और दोनों का विचार हम कहाँ से कर रहे हैं? अष्टम से कर रहे हैं। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि आपको इसी से, जब पूर्व जन्म के बारे में, किसी के बारे में आपको जानना है अथवा अग्रिम जन्म के बारे में आपको विचार करना है, तो आपको अष्टम भाव से आपको विचार करना है। ये पाराशर का मत है, महर्षि पाराशर का मत है। ठीक है। और इसमें कुछ रोगों की बात भी आती है, और जब रोगों के विषय में अलग से आप किसी शास्त्र में, किसी ज्योतिष के ग्रंथ में देखते हैं, तो अष्टम भाव का उसमें बहुत बड़ा एक अष्टम और छठे भाव का बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो उसको भी आधार, रोग के जब आप निर्धारण करते हैं तो उसमें अष्टम भाव एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभाता है। और रोग के होने के बाद यदि किसी की मृत्यु है या नहीं है, इसका विचार भी आप अष्टम भाव से करते हैं। उसके बाद नवम भाव की बात आती है। एक मिनट में स्लाइड थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ आपसे। विनोद सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। हाँ, मुझे जो दूसरी आईडी है उसको आप होस्ट या को होस्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से शेयर नहीं हो पा रही है। ठीक है जी, हो गए हैं आप। ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हैं, अब नवम भाव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि नवम भाव देखिए, अष्टम के बाद जैसे ही कोई व्यक्ति महान कष्ट में होता है, अष्टम भाव में आपने देखा कि बहुत ज्यादा इसमें मृत्यु, कष्ट, दुख इत्यादि की बात की इन्होंने। तो बोल रहा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति कष्ट में होता है तो वो क्या करता है? हमारी जो भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसमें क्या कहते हैं कि जब आप दुख में हैं, जब आप कष्ट में हैं, तो ये तो एक मानव स्वभाव मात्र के कारण आप धर्म कर्म में ज्यादा रुचि रखते हैं, है ना। धार्मिक कार्य ज्यादा करते हैं। ज्योतिष में भी आप देखते हैं कि कोई आप उपाय देखते हैं, कोई उपाय, किसी ग्रह संबंधी कोई उपाय आप बताते हैं, तो उसमें क्या दान पूजन है, और उसमें किसी जो वस्तु है, कोई औषधि है, उसका सेवन करना, उसको ग्रहण करना, या किसी भी मंत्र तंत्र यंत्र का प्रयोग करना, है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये क्या है, ये धर्म की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। जब कोई व्यक्ति कष्ट से निकलता है तो वो उसमें धार्मिक प्रवृत्ति में स्वतः ही बढ़ जाती है। और यहाँ पे ठीक अष्टम के साथ उसको धर्म को रखा गया है।
तो बोल रहा है कि नवम भाव से आपको क्या क्या विचार करने हैं, क्या क्या विचार कर सकते हैं। धर्मे रतिस तथा पंथा धर्मोपायम विचिंतयेत। तो बोल रहा है कि धर्म का विचार। अब धर्म क्या है, तो धर्म की परिभाषा बहुत बड़ी है, जिसमें आपके दान देना, दान करना, पूजन कर्म इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अहिंसा है, सत्य है, स्तेय है, तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो बोल रहे कि धर्म में धार्मिक कार्य करना अथवा धर्म में रुचि रखना, भक्ति करना, ये सब चीजें जो है आपको नवम भाव से विचार करना है। और एक और चीज, कल एक पंचम भाव से हमने विचार किया था, देव शब्द आया था। तो देव शब्द से क्या अर्थ लिए थे आप? देव शब्द कोई बता सकता है? भक्ति भक्ति हाँ, भक्ति तो ठीक है, भक्ति तो किसी देव की ही होगी, लेकिन कभी आपने इष्ट के बारे में सुना है कि कुंडली से भी आप इष्ट का ज्ञान करते हैं, कुंडली से भी आप इष्ट को देखते हैं? और कितने इष्ट होते हैं कुंडली में? प्रथम इष्ट है, द्वितीय है, तृतीय है। तो और कल एक और चीज ध्यान में आई थी, त्रिकोण। और उसमें एक जो चर्चा हुई थी कि पंचम भाव तो त्रिकोण है, लेकिन नवम भाव क्या है? त्रिकोण है ना, त्रिकोण है। मतलब लगन से पांचवा पंचम भाव और पंचम से पंचम जो है वो आपका नवम भाव होता है। मतलब उसका महत्व जो है देवता के लिए, पूजन के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, भक्ति के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वही आपका जो नवम इष्ट होता है वही आपका सर्वोत्तम इष्ट होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि पंथा, ये पंथ क्या है? तो मार्ग है। अब देखिए आप भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में बहुत सारे संप्रदाय देखते हैं। कोई वैष्णव संप्रदाय है, कोई शाक्त है, कोई शैव है, तो बहुत सारे संप्रदाय हैं। पूजन करने के विधान अलग है। तो जातक का इष्ट क्या होगा? वो किसी वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है, शैव संप्रदाय से संबंध रखता है, शाक्त से संबंध रखता है। तो इसका विचार भी आपको नवम भाव से करना है। मतलब आप कुंडली देख करके ये बता सकते हैं कि ये अमुक व्यक्ति जो है वो आस्तिक है, नास्तिक है, और यदि आस्तिक है तो कौन से देवता का पूजन वो करता है, या करता है तो उसका इष्ट क्या है, और नहीं करता है तो उसको करने से, इस देवता का पूजन करने से उसको लाभ। तो इत्यादि जितने भी विषय हैं, है ना, तो ये सारे विषय, पंथ का मतलब यही है, किस मार्ग, भक्ति का कौन सा मार्ग वह स्वीकार करता है। फिर बोला धर्मोपायम, धर्म के उपाय। धर्म के उपाय क्या है? तो धार्मिक धर्म में प्रवेश करके वो कौन सा कार्य करके, धार्मिक कौन सा धार्मिक कार्य करके वो मतलब अपने उसको ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकता है, या करेगा। तो इस तरह के जितने भी विषय हैं आपको नवम भाव से विचार करने हैं। और एक और चीज यहाँ पे आ रही है, यात्रा। तो यात्रा से अर्थ यहाँ पे एक ही यात्रा से धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा है। कब करेगा? जब नवम भाव का संबंध बनेगा उसके जीवन में, नवमेश का संबंध बनेगा। तो इत्यादि जो धार्मिक विषय हैं, धार्मिक यात्राओं की बात है, तो वो भी आपको नवम भाव से विचार करना है। फिर एक जातक पारिजात का मत आता है, भाग्य प्रभाव गुरु धर्म तपः शुभानि संचिंतेत नवम देव पुरोहिताभ्याम। तो क्या क्या बताया? बोल रहा कि ये जो प्रारब्ध की बात कर रहे हैं ना, ये यही क्या है, कल भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। आपका प्रारब्ध ही आपके भाग्य का निर्धारण कर रहा है, इसी को भाग्य कहा। तो भाग्य का विचार करना है तो आपको नवम भाव से विचार करना है। और प्रभाव अब किस चीज का प्रभाव होगा? बहुत विषय तो बहुत हैं, जन्म से लेकर के द्वादश तक बहुत सारे विषय हैं, द्वादश भाव तक बहुत सारे विषय हैं, लेकिन प्रभाव जो सबसे ज्यादा होता है वो व्यक्ति का अपने जो आत्मा अनुशासन, अपनी आत्मा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। व्यक्ति चाहे तो वो किसी भी कार्य को प्रवृत्त करने के लिए वो तैयार हो सकता है, किसी भी कार्य में वो रुचि रख सकता है, और नहीं चाहे तो वो कुछ नहीं करे। तो वो प्रभाव का जो विचार है। और गुरु क्या होता है? गुरु वही होता है जो आपको मार्ग दिखाए। गुरु का मतलब यहाँ पे टीचर इतना ही नहीं है, वो सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ आपको एक दिशा दे रहे हैं,
लेकिन गुरु जो हैं वो आपके इष्ट भी गुरु हो सकते हैं, आपके माता पिता भी गुरु हो सकते हैं, कि छोटा सा बालक भी आपका गुरु हो सकता है। तो मतलब जो ज्ञान की बात करें है, वो व्यक्ति जो है गुरु से कैसा उसका संबंध होगा, है धार्मिक प्रवृत्ति में कौन उसको लेकर के जाएगा, वो किस तरह का व्यक्ति होगा, तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं। फिर धर्म तपाह, तप का विचार, कोई व्यक्ति तप कर सकता है नहीं कर सकता है। अब तप का मतलब ये नहीं है कि किसी मंदिर में जाकर के अथवा जंगल में जाकर के कुछ तपस्या करे, अपने कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी, कोई नौकरी वाला है तो अपने नौकरी में भी वो कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, वो भी उसके लिए एक तप है। अपने गृहस्थी का कितना वो पालन पोषण करना है, वो भी उसके लिए तप है। तो बोल रहा है कि ये जो तप का बात आती है, तो धर्म के अनुरूप कार्य करते हुए वो व्यक्ति जो है, वह जातक जो है किस तरह के कर्मों को कर रहा है। अब धर्म के अनुरूप क्या, कि कोई नौकरी कर रहा है तो वह भ्रष्टाचार का पैसा तो नहीं उसमें प्रयोग कर रहा है, यदि कर रहा है तो उसका तप नहीं है। तो इस तरह से तप का विचार, और किस ग्रह से करना है, कौन सा ग्रह उसमें बाधा उत्पन्न करता है, इस तरह की चीजें वो आगे उस भाव में बैठे हुए ग्रह अथवा राशि से विचार करते हैं। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे अभी सिर्फ इतना ही फल जान करके हम फलित करने का प्रयास ना करें, और जरूरी नहीं है कि आप इतना पढ़ करके आप उस फल को बिल्कुल बता सकें, है ना, या समझ सकें। आगे हमें अभी इसमें ग्रहों को रखना है, राशि को रखना है, और उसके बाद जो एक चीज बनेगी, उसके बाद जो उनका ग्रहों का राशि का जो रिएक्शन होगा, तो उनकी जो प्रतिक्रिया होगी वो वास्तविक फल होगा आपकी कुंडली का। ठीक है, तो बोल रहा है कि शुभानि, जितने भी शुभ हैं। अब शुभानि क्यों कहा है, तो बोल रहा है कि नवम भाव जो है वो एक त्रिकोण का भाव है, शुभ भाव है, इसलिए ये शुभ ही करेगा, है ना। धर्म कर्म भाग्य, गुरु का मिलना, एक मार्गदर्शन मिलना, ये सब अच्छी चीजें हैं। फिर आपके पाराशर क्या कहते हैं कि भाग्यम शालम च धर्मम भ्रातृपत्न्यादि कांस्तथा तीर्थ यात्रादिकम सर्वम धर्म स्थानात् निरीक्षेत। बोला कि भाग्य का विचार, ये तो पहले जातक पारिजात भी बता दिए, ये आपको नीलकंठी आचार्य देवज्ञ भी बता दिए। तो बोला कि एक इसमें विशेष बता रहे हैं पाराशर जी, शालम, शाला का विचार है। अब शाला कौन होता है, पत्नी का भाई। अपने भाई का विचार हम कहाँ से किए थे, तृतीय भाव से किए थे। तो यहाँ पे नवम से हम शाला का विचार क्यों कर रहे हैं, सप्तम से तीसरा है ये, सप्तम से तीसरा मतलब पत्नी के भाव से तीसरा है, तो पत्नी के भाव से यानी तीसरा है, तो पत्नी के भाई का विचार भी हम कहाँ से करेंगे, नवम भाव से करेंगे। फिर बोल रहे कि भ्रातृ पत्न्यादि कांस्तथा, भाई की पत्नी यानी भाभी, भाभी के विषय में, भाभी के विषय में, उनके स्वास्थ्य के, उनके जीवन के विषय में, मतलब हम किसी की कुंडली से ही हम सब जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो नवम भाव से आप भाभी का विचार, है ना। तो इस तरह के यहाँ पे अष्टम भाव से जो परिवार हमने देखा था वो ससुराल कहा जाएगा। हाँ, अष्टम भाव से जो कुटुंब है वो उसका ससुराल भी उसको कह सकते हैं, है ना। और हाँ बिल्कुल ससुराल का विचार उससे करेंगे, है ना। व्यक्ति की जो जातक पति की कुंडली में उसके ससुराल का, और पत्नी की कुंडली में उसके ससुराल का विचार। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज आती है, जैसे पत्नी के लिए वहां पे द्वितीय और अष्टम दोनों से विचार करना पड़ेगा, है ना जी। क्यों, क्योंकि जब पत्नी विवाह के बाद क्या होता है, जो मूल जो उसका, अब देखिए किसी के दो घर हैं कि तो एक पैतृक घर होता है, एक हम दूसरा बना लेते हैं कहीं भी, तो जो मूल उसका छूटेगा नहीं, है ना। तो मूल पत्नी का विवाह के बाद ही उसका मूल बनता है, जिस वंश में वो, जिस परिवार में जो प्रवेश करती है ना। ठीक है, तो वहां पे दोनों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। हाँ, अब दशम भाव, दशम भाव के बारे में जैसे उसकी कुछ संज्ञाएं हैं, जैसे व्योम, व्योम किसको कहते हैं, आकाश है। और आकाश इसको क्यों कर रहे हैं, 2-3 बार चर्चा हो चुकी है। लग्न को हम क्या कर रहे हैं, लग्न को हम उदय मान रहे हैं। अब देखिए सूर्य उदय होता होता कहाँ जाता है, आकाश में जाता है, फिर संध्या के समय में वो पश्चिम में सप्तम में जाकर के अस्त हो जाता है
हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो आकाश है, आकाश के विषय में जितना भी चिंतन होगा, अब आकाश के विषय में ज्योतिष में क्या चिंतन हो सकता है? हाँ, कुछ विषय है क्या आकाश से संबंधित? तो ऐसा क्यों कहा ये आकाश के बारे में चर्चा करने के लिए? कोई बता सकता है? आपसे कभी किसी ने प्रश्न किया या आपके मन में कभी प्रश्न आया कि जो यात्रा है, हम यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, कहाँ करते हैं? हैं, कौन सा मार्ग होता है वो? आकाश मार्ग। यान की बात आती है। तो आकाश मार्ग में जो यात्रा है, यानी अब ये जो आपकी आकाश, मतलब उसकी यात्रा का भाव भी इसको कह सकते हैं। और कैसी यात्रा? जब आपको आकाश के मार्ग के द्वारा यात्रा का विचार करना है तो आपको दशम भाव से विचार करना है। ठीक है। मुद्रा का विचार, मुद्रा क्या? तो मुद्रा मैंने करेंसी, यहाँ पे करेंसी की बात आती है, वित्त की बात आती है, धन की बात आती है। ठीक है। परम पुण्यम राज्य वृद्धिम च पैतृक। राज्य, राज्य का विचार यानी शासन का विचार, प्रशासन का विचार। है, जातक का प्रशासनिक सेवा में जाएगा नहीं जाएगा, सिविल सर्विस में जाएगा नहीं जाएगा, है, अथवा राज्य, राज्य यानी राजा के कितने अंग होते हैं? देखिए, एक स्वयं राजा, सेनापति, सचिव, राजकुमार इत्यादि बहुत सारे उसके अंग होते हैं किसी भी राज्य के। तो जब हम उस दृष्टि से हम देखते हैं तो उसमें भी मतलब राजा के साथ संबंध रखने वाला है, मतलब राजनीति से संबंध रखने वाला है, नेता है। और ग्रहों में कौन उस नेतागिरी को प्रेजेंट वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसका संबंध हम देखेंगे। राज्य का विचार उसको कैसे और यहाँ पे सिर्फ राज्य की बात नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ प्रशासन और शासन की प्राप्ति होना ही नहीं है। यहाँ पे आपको राजा के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यदि दंडित किया जा रहा है, यदि उसमें दंड होने का भय है, तभी आपको दशम भाव से विचार करना। ठीक है। क्योंकि जो यदि किसी का दशम भाव अच्छा है तो निश्चय ही उसको राजा का लाभ मिलेगा, है ना, राजा के धन की प्राप्ति होगी। या कई बार होता है ना कि आपको किसी सरकार से कोई पुरस्कार मिल गया, है ना, तो इस तरह की चीजें भी आपको कहाँ से विचार करनी है? दशम भाव से। एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे आती है, पिता का विचार। पिता का विचार अब क्यों कर रहे हैं यहाँ से? और राजा का विचार भी क्यों कर रहे हैं? राजा का कार्य क्या होता है? रक्षा करना, प्रजा का पालन पोषण करना है। और उसके लिए जब संकट आए, किसी प्रजा के, किसी नगर के, किसी राज्य के ऊपर जब संकट आता है, तो संकट को दूर करने के लिए सबसे पहला अधिकार किसका होता है? स्वयं जातक का, उसकी माता का अथवा पिता का? किसका होगा? पिता का होगा ना, उस राजा का होगा। मतलब जो प्रजा जिसके आश्रित है। तो यहाँ पे जब परिवार की बात आती है तो वह परिवार भी क्या होता है? पिता के ऊपर आश्रित होता है। तो पिता का कर्तव्य क्या होता है वहां पे? उस प्रजा की रक्षा करना। मतलब जो राजा के कर्म है वही पिता के कर्म। तो पिता का विचार भी आप कहाँ से करते हैं? दशम भाव से करते हैं। और एक और कारण है कि यहाँ पे आप जो माता का भाव है, चतुर्थ भाव, उससे बिल्कुल ठीक सामने आपके पिता का भाव होता है। क्लियर? एक और यहाँ पे जातक पारिजात का मत है, आज्ञा मान विभूषणानि। आज्ञा, अब आज्ञा कौन देता है? आज्ञा तो वही देगा घर परिवार में जो उसका मुखिया होगा, या जिसका शासन चलता होगा, जिसकी बात मानी जाती है। अब आपके लिए जैसे कोई आदेश निकाल दे, आपके कोई जिला कलेक्टर हैं, कोई भी आदेश निकाल देते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है? मान्य हो जाता है। आपको मानना पड़ता है। आप किसी भी उसके आदेश की अवहेलना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अधिकार है। ठीक है ना, आज्ञा है, उसका आदेश है। तो ऐसे घर में भी क्या होता है? पिता का शासन चलता है? तो बोल रहे कि जो मुखिया है, जिसका अधिकार है, उसका उन तरह के आदेश इत्यादि का जो विचार है वो भी हमें कहाँ से विचार करना है? वो भी हमें दशम भाव से करना। मान सम्मान की बात आती है, आत्म सम्मान की बात आती है, यश की बात आती है, राज्य में उसका स्तर कैसा है, समाज में उसकी स्थिति कैसी है, जातक की कितना उसको मान सम्मान मिल रहा है समाज में, घर के बाहर उसको कितना सम्मान मिल रहा है। तो ये सब भी आपको दशम भाव से विचार करना है। हाँ,
वसन, व्यापार, निद्रा, कृषि। कृषि का विचार, कृषि जो है उसको कर्म भी कहते हैं, और इस भाव की एक संज्ञा है कर्म भाव, ठीक है ना, कर्म भाव। अब बोल रहा है कि कर्म मैंने क्या, तो कर्म मैंने वृत्ति, नौकरी। मतलब जो जातक वृत्ति की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र में उसको नौकरी मिलेगी, किस क्षेत्र में उससे उसके जीवन यापन चलेगा, किस क्षेत्र में जाकर के उसको धन की प्राप्ति होगी, तो ये मतलब आज सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है ना, नौकरी वाला, तो इसके कारण वो दशम भाव भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना, होता है ना। और पिता से संबंधित जितने भी विषय हैं, है ना, पिता का आदेश है या पिता का सपोर्ट है या नहीं है, पिता की स्थिति कैसी है, पिता का व्यवसाय कैसा है, पिता जो है उस जातक के लिए कितना मतलब उसकी नौकरी के लिए, उसकी वृत्ति के लिए कितना प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं, इस तरह के जितने भी विषय आते हैं तो ये भी आपको दशम भाव से करते हैं। निद्रा की बात आ रही है ना। निद्रा क्या है? निद्रा मात्र यहाँ पे सोना नहीं है। निद्रा मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अपने लिए कितना सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, आत्मा अनुशासन कितना है उसके पास, है ना। क्यों? क्योंकि निद्रा का मतलब ये भी है कि आप बहुत सारे कार्य जो हैं वो पेंडिंग छोड़ देते हैं, और किसी अंतिम समय में जब उसका अंतिम चरण होता है तो उसमें हड़बड़ाहट में वो सारा कार्य क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो वो निद्रा की स्थिति होती है। मतलब हम जानबूझ करके भी क्या कर रहे हैं, उस स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। फिर तो बोल रहा है कि इसका विचार कि इस तरह के यदि व्यक्ति के स्वभाव को जानना है तो आपको दशम भाव को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। कृषि की बात है, प्रवज्ञा की बात है। प्रवज्ञा मतलब संन्यास है। कोई जातक अब जैसे धर्मों की बात आई थी बार बार जो नवम भाव में, तो अलग अलग धर्मों में जब जातक प्रवेश करता है तो अलग अलग उनकी प्रवज्ञा भी होती है। अलग अलग कोई वन में जाकर के, आपने बहुत सारे संप्रदाय ऐसे देखे होंगे जो अलग अलग तरह के संन्यासों को ग्रहण करते हैं, तो वही प्रवज्ञा है और उसी का विचार भी आप दशम भाव से करते हैं। फिर उसके बाद जीवन, यशो, विज्ञान है। विज्ञान, तो विज्ञान की बात, विज्ञान विद्या, विज्ञान विद्या को जानने वाला। आप विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है आपके मत से क्या हो सकता है? मेरी आवाज आ रही है क्या? हरिओम। आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ जी। तो विज्ञान से क्या समझ रहे हैं आप लोग? विज्ञान मैंने साइंस, सिर्फ इतना, टेक्नोलॉजी है, आधुनिक यंत्रों उपकरणों का प्रयोग, मात्र इतना ही। इससे आगे की बात करते हैं। विज्ञान मैंने क्या? विज्ञान मतलब आपका जो ज्ञान है, आप जो कुछ भी विषय जान रहे हैं उस विषय को विशिष्टता देना है, उस विषय को एक विशिष्टता के साथ बताना। मतलब आप कोई विषय को जान रहे हैं, मान लीजिए आपको एक अभी प्रश्न कर देते कि आप प्रथम भाव के बारे में बताइए, तो कोई उसके नाम बताएगा, कोई उससे विचारणीय विषय बताएगा, कोई उससे कुछ भी उसमें बोल सकता है। लेकिन एक प्रोसेस से, एक उसकी परिभाषा देते हुए, एक स्टेप बाय स्टेप उसके जब उसको प्रस्तुत किया जाता है, एक तर्क के साथ जब प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी योग्यता को यदि आपको जानना है, उस व्यक्ति के अंदर विषय का कितना गंभीर्य है, विषय को कितना ज्ञान है और कितने ज्ञान के साथ और कितने विशिष्टता के साथ उसको वह प्रस्तुत कर सकता है, तो इस तरह के जो विषय हैं उनका विचार भी आपको दशम भाव से करना है। मतलब यहाँ पे देखिए, अच्छे से विषय कोई कब बता पाएगा? जब उसमें कॉन्फिडेंस होगा, जब उसमें आत्मबल होगा, ठीक है ना। तो विज्ञान विद्या मैंने क्या मतलब, प्रत्येक पहलू को स्पर्श करते हुए उस विषय को जानना है। मतलब उस खोजी व्यक्ति जो होता है, खोजी व्यक्ति
तो उस प्रवृत्ति को जानना कि ये इस व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि है वो खोजी बुद्धि है, मतलब एक रिसर्चर का जो उसकी बुद्धि है या नहीं है, या कब वो इस तरह के कार्य में वो संलग्न हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी विषय होंगे वह आप दसम भाव से विचार करेंगे। और उसमें पाराशर जी का मत है राज्यम च आकाश वृत्तिम च मानव चैव पितृष तथा, ये सारे विषय भी पढ़ चुके। हाँ, प्रवास और ऋण, ये यहाँ पे दो विशेष बताए हैं इन्होंने। प्रवास का विचार हम दसम से भी सप्तम से भी किए थे और दसम से भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सप्तम भाव भी आपका केंद्र भाव है और दसम भाव भी आपका केंद्र भाव। तो बोल रहा है कि प्रवास जो है वो भूमि के मार्ग के द्वारा, प्रवास जो है आकाश मार्ग के द्वारा, मतलब कोई अपने स्थान में से दूर जा रहा है तो वो भी उसके लिए एक प्रवास का कारण हो सकता है। इसलिए यहाँ पे प्रवास शब्द को जोड़े हैं। और ऋण का विचार भी बोल रहा है कि आप दसम भाव से कर सकते हैं। ठीक है, अब दसम भाव से क्यों करना है? तो बोल रहा है कि कई बार क्या होता है जब छठे भाव से हम ऋण का विचार कर रहे हैं तो वह जातक के स्वयं अपने का है, वह जातक अपने जीवन में स्वयं का ऋण किया हुआ है। लेकिन जब दसम भाव से हम विचार कर रहे हैं तो पिता के द्वारा किया गया जो ऋण है, पिता के द्वारा भी हो सकता है ना कि पिता ने किसी से ऋण लिया है या उसको ऋण नहीं कर पाया, उसको वापिस नहीं, तो उसको उसका बेटा उसको वापिस करेगा, है इस तरह के संबंध भी कई बार होते हैं। तो वो रहा कि जब ऐसी बात आएगी पिता के ऋण का आपको जब विचार करना होगा तो आप दसम भाव से करें। ठीक है, क्लियर? उसके बाद एकादश भाव है। तो एकादश को सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? आय, इनकम का भाव है। तो इनकम से क्या समझ रहे हैं आप? इनकम तो समझ ही रहे होंगे जी। हाँ, इनकम क्या? आय। हाँ, वही उसके थोड़ा उसको बता सकते हैं, मतलब सैलरी का आना सिर्फ आय हुआ, आपने जीवन में जो चीजें अर्जित करी हैं, मतलब सीधी सी बात है कि जिन चीजों का हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, हमारे जीवन में जो भी हमारे लिए हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमारे जीवन के अनुकूल जितने भी वस्तुएं हैं वो सब उनकी इनकम, उनका आय जो है हम कहाँ से करते हैं? एकादश भाव से करते हैं। और इसलिए क्या कहते हैं? सर्वार्थ धान्य अर्घ कन्या मित्र चतुष्पदा है। सर्व अर्थ, सब प्रकार के धन, चाहे वो पिता का धन हो, चाहे वो अपना कमाया हुआ धन हो, चाहे वो किसी से, मतलब होता ना कई बार कोई किसी को पुत्र स्वीकार किया, उसका धन संपत्ति भी उसको प्राप्त हो जाती है। तो पूरा उस तरह के सभी प्रकार के अर्थ मैंने धन की प्राप्ति का विचार, और धान्य यानी जो आपका फसल इत्यादि है, जो आपका अनाज है, धान्य है, उसका विचार। फिर अर्घ मैंने क्या, आप मार्केट, आज का जितना भी मार्केट है ना, तेल तिलहन उड़द दाल बाल सब जितना भी आपका मार्केट है उसका विचार भी आपको एकादश भाव से करना है। कन्या का विचार, पुत्री का विचार, उसका विचार भी आपको एकादश भाव से करना है। कहीं बहन का विचार भी एकादश भाव से किया जाता है। और मित्र और चतुष्पद हाँ, चतुष्पद यानी चार पैर वाले। तो चार पैर वाले पहले हाथी घोड़े का प्रयोग किया जाता था वाहन के रूप में, आज गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो बोल रहा है चतुष्पद का विचार। और एक चीज है कि पशु इत्यादि का विचार, हाँ वो भी तो चतुष्पद हैं, तो उनका विचार, घर में हम पशु इत्यादि रखते हैं, उनका विचार भी एकादश से करना है। फिर बोल रहे हैं सर्वे, क्या बोल रहे हैं कि जो आपका लाभ स्थान है, ठीक है ना, जो आपका लाभ स्थान है उससे लग्न से अभी तक जितने भी हमने विषय पढ़े हैं, लग्नात् तो अखिल धनचय, जो हम प्राप्ति चाहते हैं जिन विषयों की, तो उन विषयों का विचार भी आपको, उन विषयों की प्राप्ति का विचार कब होगी, कैसे होगी, कितनी अवस्था में होगी और कितनी मात्रा में होगी, ये भी आपको एकादश भाव से विचार करना है। फिर बोरन पाराशर जी क्या कहते हैं? नाना वस्तु भवस्यापि पुत्र जायादि कस्य च आयम पशु समृद्धिं च भवस्थाना निरीक्ष। तो आय प्रायः
पाराशर भी उन्हीं विषयों को यहाँ पे बता रहे हैं, उसमें कोई नया विषय नहीं है। और अंतिम भाव, द्वादश भाव। अब द्वादश भाव को क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? 12वें भाव से आप क्या क्या विचार कर सकते हैं? जैसे अभी आय का विचार किया, इनकम का विचार किया, तो व्यय भाव, व्यय हानि व्यय भाव। हाँ, किसका व्यय, किसका व्यय करेगा? देखिए अभी तक हम जितना भी विषय पढ़ रहे हैं तो उसमें सेंटर में किसको कर रहे हैं, मतलब सेंट्रलाइज कौन है? जिसकी कुंडली का हम विचार कर रहे हैं जातक, वही हुआ ना, जातक हुआ। मतलब लग्न से यदि हम जातक के शरीर, देखिए शरीर से ही संबंध है ना, कोई मतलब किसी के कोई जातक है तो उसका एक वर्ण है, एक रंग रूप है, एक कद है, एक उसका हर चीज पहचान जो है उसकी क्या है, मतलब मुख है, शरीर का व्यय। शरीर का व्यय करेगा आपके जिसका संबंध उससे बना है अभी तक, प्रथम द्वितीय भाव से, तृतीय भाव से, चतुर्थ भाव से, तो उन सब के व्यय कारक यदि कोई बनता है तो वो व्यय भाव बनता है ना। और मूल रूप से किसका बनेगा? मूल रूप से जिस स्थान से वो 12वां है, मतलब जिस स्थान से व्यय भाव को प्राप्त कर रहा है, मतलब पहले भाव से 12वां भाव कौन है? व्यय भाव है। तो जो प्रथम भाव के विचारणीय विषय हैं उनका व्यय कहाँ पे होगा? व्यय भाव से। आप है, अब जो मार्क वाली बात आई थी ना, वो इसी से स्पष्ट होगी ये बात, है ना। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो बोल रहा है कि व्यय वैरी निरोधार्थी व्यय आदि परिचित। व्यय से आप शत्रुओं के रोग को भी ध्यान में रखते हैं। शत्रुओं के रोग, शत्रुओं को स्तंभन करना, है ना, शत्रुओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, इसका विचार भी आपको 12वें भाव से करना है। फिर स्थान गते शुभे शुभ युते सौम्य ग्रहा लोकिते। सर एक बात पूछनी थी, शत्रु का स्तंभन कैसे करना 12वें भाव से, मतलब उसका विचार कैसे करेंगे? देखिए छठे भाव से क्या हो रहा था? शत्रु का विचार, हाँ, शत्रुओं की वृद्धि हो रही थी, है ना। अब छठे भाव से 12 तक गिनिए कितना हो रहा है? छठे से छठा हुआ। हाँ, छठे से छठा हो रहा है ना। कल एक किसी ने बताया भी था, भाव फल भाव भावात विचार, है ना। जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उससे उतने ही स्थान से हम उसकी निवृत्ति का विचार भी करते हैं, समझ रहे हैं। मतलब उस विषय से, जिस विषय का हम विचार कर रहे हैं, जैसे विद्या का विचार हम पंचम से करते हैं, तो पंचम से पंचम जो होगा उससे भी हम विद्या का विचार करते हैं। क्लियर? तो छठे से छठा है, इसीलिए हम वहां पे शत्रु की निवृत्ति का विचार भी कर रहे हैं। और एक और चीज कि निवृत्ति ही क्यों हो रही है? क्योंकि छठा भाव क्या है? इसको अशुभ भाव कहा, और 12वां भाव भी अशुभ है। तो जब दोनों का संबंध हो रहा है तो कैसा फल उत्पन्न हो रहा है? माइनस माइनस क्या हो रहा है यहाँ? मतलब वो अच्छा फल देगा। लेकिन ये तो बात की बात है कि उसमें कैसे ग्रह हैं, किस तरह की स्थिति है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वैरी निरोधार्थी व्यय आदि परिचित। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विषय हैं कि जिनका व्यय यदि आपको जानना है, रोग का भी व्यय हो सकता है, धन का भी व्यय हो सकता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, इन तीनों से संबंधित व्यय हो सकता है। ठीक है, सेहत का, शरीर का भी व्यय हो सकता है, मन की स्थिति का भी व्यय हो सकता है। फिर जातक पारिजात में क्या बोल रहे हैं? ऋषभ स्थान गति शुभे, उनका एक क्रम बता रहे हैं कि जो छठे भाव में यदि शुभ ग्रह हैं और शुभ युते, शुभ ग्रहों से युत है और शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, तन्नाथे विबले अरि नीच गृहगे वित्त भाव। तो बोल रहा है कि यदि छठा भाव आपका पुष्ट है तो 12वां भाव आपका नीच अरि, तो उससे विपरीत फल देगा। यहाँ पे वो स्पष्ट कर, ठीक है, क्यों शत्रुओं की वो रोक कर रहा है। तो जातक पारिजात में आकर के आचार्य स्पष्ट कर दे। और पाराशर क्या कहते हैं? व्ययम च वैरी वृत्तांतम ऋषभ की जगह यहाँ पे ऋषभ होगा ना, ऋषभ नहीं है, ऋषभ होगा। ऋषभम अंत्यादिकम तथा। बोल रहा कि वैरी वृत्तांतम, शत्रुओं के बारे में यदि आपको जानना है कि शत्रु का स्वरूप कैसा है, शत्रु की वृत्ति क्या है, शत्रु के बारे में
मतलब पूरी डिटेल आपको जाननी है तो आपको 12वें भाव को अध्ययन करना, ठीक है। और बोला ऋषभ, हाँ ऋषभ भाव ये संज्ञा है, ऋषभ 12वें भाव की संज्ञा है। और अंत्य आदिकम, अंत्य अंत्य इसलिए कहा क्योंकि ये अंतिम भाव है, इसलिए ये अंत्य आदिकम। तथा ये पाराशर कहते हैं कि आपको व्यय का विचार भी इससे करना है, व्यय का ही विचार इससे करना है। और एक और चीज है महत्वपूर्ण चीज, मोक्ष का विचार आप ये 12वें भाव से कर, ठीक है। तो वहां भी पाराशर का एक मत आता है कि मोक्ष का विचार भी आप 12वें भाव से कर। व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है नहीं हो रही है, तो उसका विचार भी आपको 12वें भाव से करना है। किस ग्रह के साथ वो होगा वो एक अलग विषय है, वो आगे केतु भी हो सकता है ना। तो इस तरह से आप जो 12 भावों से विचारणीय विषय है, मतलब हम इनके बिना कहीं भी ज्योतिष को ग्रहण नहीं कर सकते। किसी भी विषय के, किसी भी जातक के बारे में आपको विचार करना है, जानना है, तो आपको इनको जानना ही पड़ेगा। क्लियर? अब एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपके अग्रिम विषय के साथ जुड़ा होगा और इस विषय से और उस विषय के बीच में संबंध को स्थापित करेगा। जैसे अभी आपने भावों के बारे में पढ़ा, तो उस भाव में जो भी राशि होगी उसका एक स्वामी होता है ना। मतलब इसको लॉर्ड बोलते हैं, हाँ राशि लॉर्ड। तो उस राशि का जो स्वामी होगा उसको उस भाव का स्वामी कहा जाता है। इसको जैसे विस्तार से यदि हम समझें तो मान लीजिए लग्न में आपकी प्रथम भाव में मेष राशि, तो मेष राशि का स्वामी कहते हैं मंगल को। तो वहां पे जो प्रथम भाव का स्वामी कौन हुआ, वहां पे मंगल हुआ, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या क्या बोल सकते हैं, प्रथम भाव को क्या क्या बोल सकते हैं, तो लग्नेश प्रथम भाव है, तो प्रथम भाव को लग्नेश भी बोलते हैं। लग्नेश का मतलब क्या है, जो लग्न का स्वामी होगा, लग्न में जो राशि है उसका स्वामी लग्नेश। हाँ, उसको प्रथमेश भी बोल देते हैं और उसको केंद्रेश भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न जो है वो केंद्र में भी आता है। फिर द्वितीय भाव है, तो द्वितीय भाव को द्वितीयेश भी बोल देते हैं, कुटुंबेश भी बोल देते हैं, कुटुंब क्योंकि वो कुटुंब का स्वामी हुआ। फिर धनेश भी बोल देते हैं क्योंकि वे धन का विचार भी उससे करते हैं, धनेश धन भाव भी इसको कहते हैं। और बागीश भी इसको बोलते हैं। बाग मैंने वाणी, और वाणी का विचार हम कल कहाँ से किए थे, द्वितीय भाव से, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से जैसे तृतीय भाव है तो तृतीय भाव का स्वामी वो तृतीयेश हो जाएगा, विक्रमेश हो जाएगा, पराक्रमेश हो जाएगा, है ना। ये बहुत सारे शब्द आपको शास्त्र में ग्रंथ में देखने को मिलेंगे। चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश, सुखेश, गृहेश और पाताल, है ना, या पाताल भाव का स्वामी है। पंचम का पंचमेश, उत्तरेश, त्रिकोणेश एक अर्थ में लिया जाता है। तो इस तरह से आगे आप 12 भावों का विचार इसमें कर सकते हैं। मतलब जो अष्टम भाव का स्वामी होगा तो वो अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो आज इतना ही, ये 12 भावों से विचारण आपके विषय थे और इन विषयों को ही आपको ग्रहण करके आपको आगे की जो भी विषय हैं उनको जानना है ना। ठीक है, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा, तो आप बात कर सकते हैं। चार्ट में प्रायः कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें जितना भी आपका सार रूप इसको बोल सकते हैं, इस चार्ट से आप क्लियर कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और थोड़ा प्रयास करना है कि आप अधिक से अधिक उस विषय को ग्रहण करें, ठीक। हाँ, कोई प्रश्न हो तो वह कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, गुरुजी अगले जन्म के लिए हमको कौन सा भाव देखना चाहिए? किसके लिए? अगले जन्म के लिए? हाँ, अगले जन्म के लिए अष्टम भाव की बात आई है ना। पाराशर ने अष्टम भाव को कहा है। हाँ, एक विषय मार्क वाली बार बार बात आ रही थी, मैं छोड़ दिया उस विषय को। देखिए यहाँ पे आयु का विचार आप कहाँ किए थे? तृतीय और अष्टम से किए थे, है ना। तृतीय और अष्टम से किए। अब देखिए तृतीय का द्वादश मतलब व्यय भाव और अष्टम का व्यय भाव कौन, बताइए जल्दी। तृतीय का व्यय और अष्टम का व्यय कौन हुआ? अष्टम का सप्तम भाव हुआ व्यय। हाँ, और तृतीय का द्वितीय भाव हुआ। द्वितीय भाव हुआ। इसीलिए कारण
द्वितीय भाव को और सप्तम भाव को मारक स्थान कहा जाता है। ठीक है, मारक भाव कहा जाता है और जो इनका स्वामी होता है उसको मार्केश कहें। क्लियर? जी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट आप छोटे छोटे ये जो चीजें हैं ये सूत्र रूप में रहते हैं ज्योतिष में, तो इनको लिख लिया करें जितना हो सके। हाँ? द्वितीय और सप्तम का और बता दीजिए, मैं नोट कर रही थी। हाँ, देखिए आयु का विचार आप कर रहे हैं तृतीय और अष्टम से। हाँ? तृतीय और अष्टम से आपने आयु का विचार किया। हाँ? तो तृतीय से द्वादश जो होगा, मतलब किसी भी भाव से जो द्वादश होगा ना वो उस भाव के व्यय को जान करने वाला होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आयु का विचार आप किए तृतीय से, आयु का विचार आप किए अष्टम से, तो आयु का व्यय कहाँ से होगा? आयु का व्यय हो जाना मतलब क्या? आयु का समाप्त हो जाना क्या? मृत्यु। जी। तो तृतीय से और अष्टम से आयु का विचार, इनसे 12वां जो भाव होगा वह आपका मार्क भाव हो जाएगा, है मार्क स्थान हो जाएगा। जी। ठीक है, क्लियर? जी। कोई और प्रश्न किसी? प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम सप्तम भाव से देखते हैं ना। मृत्यु की क्या बोल? परीक्षाओं का परिणाम, प्रतियोगी परीक्षाओं 6th हाँ, हाउस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए हाँ, उसमें प्रतिद्वंदता आ रही है ना उसमें। हाँ? सामने जो व्यक्ति आपको जिसके साथ प्रतिद्वंदता कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो कंपटीशन में क्या है, वो आपको कंपटीटर आपको कभी अच्छा नहीं लगता है। कोई आपका कंपटीटर आपका मित्र हो सकता है या होता है? बहुत कम, है ना? तो उसमें प्रतिद्वंदता जो होती है वो एक का उससे आगे निकलने का जो एक उसका जो पैशन होता है, जो जुनून होता है, वो कभी भी वहां पे एक शत्रुता वाला, एक प्रतिद्वंदता वाला भाव रखता है। ठीक है, तो वो आप छठी भाव से उसको विचार कर सकते हैं। हाँ, उसमें उस प्रतिद्वंदता में सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, तो इसका आपको फिर अन्य भावों से संबंध देखना पड़ेगा। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 भावों से एक विषय का संबंध आगे हो सकता है। अभी तो हम सिर्फ प्रथम चरण में उनको जानने का प्रयास ही किए। ठीक है ना? क्लियर? सर, 3rd हाउस से आयु का विचार क्यों करते हैं? 3rd हाउस पहली बार सुना मैंने, वैसे 8th ही सुना हुआ था। देखिए आपके लगन से आप जब देखते हैं तो पराक्रम है और बल का विचार उसमें आता है ना? विक्रम का विचार उसमें आता है। तो एक चीज होती है कि जब हम किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी वस्तु में जो उसका बल रहता है, उसकी जो पावर रहती है, तब तक हम उसको जागृत अवस्था में मानते हैं, जब तक उसमें वो ऊर्जा अथवा वो बल जो है वो रहता है। लेकिन जब उसको मतलब उसके बल की कमी हो जाती है, या उसमें कार्य करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, तब हम उसको मृतप्राय ही मान लेते हैं। तो उसी से आयु और मृत्यु, मतलब उसकी जो एक जिसको लाइफ जिसको बोलते हैं, मतलब छोटे स्तर में उसको मान रहे हैं हम। अष्टम से जितना अष्टम से मान रहे हैं उतना नहीं मान रहे हैं, सिर्फ एक निश्चित छोटे अनुपात में उसको, कम अनुपात में उसको ग्रहण कर रहे हैं, अधिक अनुपात में उसको, जैसे छोटी यात्राओं की बात वहां किया तो वैसे ही एक निश्चित अनुपात में उसको ग्रहण करने की बात आती है। इसलिए वहां पे तृतीय से आयु का विचार भी हम देखते हैं। ठीक है जी सर। और कोई प्रश्न? द्वादश भाव से बंधक जेल का भी देखते हैं। हाँ, देखिए बंधन की बात छठे से भी आई थी कल, है ना? बंधन, है ना? अब ये बंधन आपको छठे से देखना है और द्वादश से भी हम देखते हैं, दोनों भावों से हम देखते हैं। दूसरा, मूल रूप से इसमें जब अष्टम और दसम का संबंध बनता है ना? क्योंकि बंधन जो है आपको किसी न किसी शासन, प्रशासन अथवा राजा के द्वारा ही दिया जाएगा, तो वहां पे 2-3 भावों का विचार किया जाएगा। मूल विषय में सिर्फ आपको छठे भाव से बंधन देखना है ना? मूल रूप से, ठीक है ना? जी। तो
आज का विषय हम यहीं पे विराम करते हैं और कल मिलते हैं फिर नए विषय के साथ। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बताया आपने। धन्यवाद। स्लाइड शेयर कर दीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं इसका वीडियो बना के आपको शेयर करूँ। Recording stopped.